Good evening, students. Welcome to Sarvpratham Pathshala. In today's video, we will be doing 10 expected 8-mark questions from the first theme of history, class 12th. अब हम इस वीडियो में 8 मार्कर्स को कवर कर रहे हैं मेनली, जो कि आपके एग्जाम में 3 आएंगे एंड दैट विल कंसिस्ट ऑफ 24 मार्क्स. दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सीबीएसई ये नहीं देखता है कि आपको कितनी हिस्ट्री आती है, रादर इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्ट्रक्चर योर आंसर. अगर आपके पास पॉइंट्स अच्छे हैं बट आपको स्ट्रक्चर करना नहीं आता है, देन यू माइट लूज योर मार्क्स. स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चरिंग, फर्स्ट आपके क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा आप उसे बार बार रिपीट ना करें तो अच्छा है. जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस दिस दिस, यू शुड अवॉइड दैट. रादर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसके टॉपिक को या फिर उसके कंटेक्स्ट में आप उसे इंट्रोड्यूस करिए पहले. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मोहनजोदारो में जो मेन फीचर्स है टाउन प्लानिंग, उसके बारे में पूछा गया है. सो आप बताइए कि टाउन प्लानिंग किस तरीके से होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में. उसके बाद डिपेंडिंग ऑन हाउ फॉर हाउ मच दे हैव आस्क्ड, लाइक 3 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स, उसके हिसाब से आपको उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं. ट्राई करिए कि जो पॉइंट्स है ये 1 to 1.5 2 लाइन्स के हों, और 6 से 7 पॉइंट्स आप 8 मार्कर्स में लिखिए, और 3 मार्कर्स या फिर 5 मार्कर्स उस पर डिपेंडेंटली आप 3 to 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं. एंड फॉर द लास्ट पार्ट, you will have to write the conclusion of your answer. It is very important to conclude. Otherwise, अगर आप conclude नहीं करेंगे तो it will leave a loose end to your answer. Starting with the first chapter of the first theme, bricks, beads and bones, हड़प्पन civilization. अब सीबीएसई हर बार जब भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन देता है तो टाउन प्लानिंग एक गारंटीड क्वेश्चन है. स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका यही है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू मोहनजोदारो. हड़प्पन सिटीज जैसे कि मोहनजोदारो थी, ये ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी. मतलब इनकी जो स्ट्रीट्स होती थी वो 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे के साथ क्रॉस करती थी, कुछ इस तरीके से. एंड जो सिटी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सिटाइडल एंड द लोअर टाउन. जो सिटाडल था वो बेसिकली एक रेस्ड प्लेटफॉर्म है. मान लीजिए ये है और फिर नीचे ग्राउंड है. ये एक रेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें ग्रेट बाथ भी मिला है और जिसको प्रॉब्ली यूज किया जाता था रिचुअल बाथिंग के लिए. ठीक है, इसके और भी अलग अलग यूजेस लोग डिबेट करते हैं बट मोस्टली आपकी किताब में रिचुअल पर्पसेस के लिए ही इसको मेंशन किया गया है. हाउसेस जो थे वो अगेन स्टैंडर्डाइज्ड बेक्ड ब्रिक से बनाए गए थे, जिसका रेशियो 1:4 हुआ करता था. मोस्टली जो साइज यहाँ पे प्रेफर किया जाता था वो 7, 14 एंड 28 सेंटीमीटर्स का हुआ करता था. ठीक है, यू कैन ऑल्सो मैंशन दिस इज इन योर एग्जाम इवन इफ यू फॉरगॉट. प्लीज ये तो लिख के ही आना कि आपने यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक सिस्टम देखा है. अदर देन दैट, लोअर टाउन में ऑर्डिनरी पीपल रहते थे. मोस्ट इम्प्रेसिव यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था. हर घर के बाहर ड्रेन्स लगे हुए थे जो कि स्ट्रीट से कनेक्ट होते थे, और हर ड्रेन में एक इंस्पेक्शन चेम्बर या फिर एक इंस्पेक्शन होल हुआ करता था, जिसको प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज किया जाता था. ये दिखाता है कि कैसे हड़प्पन प्लानिंग में एक स्ट्रॉन्ग सिविक अथॉरिटी थी और पब्लिक हाइजीन को लेके कंसर्न था. कंक्लूजन में आप लिखिए कि हड़प्पन टाउन प्लानिंग एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड साथ ही साथ हाइजीनिक अर्बन सिविलाइजेशन को दिखलाती है. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, what strategies were adopted by the Harappans to procure raw material for craft production. अब ये लोग अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे? तो हरप्पन्स का सिस्टम जो था रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए. हरप्पन्स को रॉ मटेरियल यहाँ पे बीड मेकिंग के लिए, मेटल वर्क के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता था. अब क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स लोकली अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को अपने क्या किया, डेवलप किया ओवर द टाइम, ताकि वो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है रॉ मटेरियल को लेके उसको पूरा कर सकें. कॉपर जो था वो राजस्थान और ओमान से लाया जाता था. लापिस लजूली अफगानिस्तान से. लापिस लजूली इज अगेन ब्लू कलर्ड स्टोन. इसके अलावा जो कोस्टल सेल्स थे उनको गुजरात से लाया जाता था.
ठीक है, और सेमी प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं उसको बलूचिस्तान से। डॉकयार्ड जो कि लोथल में मिला है, डॉकयार्ड इज अगेन लाइक गोदाम। गोदाम आप कह सकते हैं डॉकयार्ड को, जो कि लोथल में मिला है। वहां पे हमें ओवरसीज ट्रेड से रिलेटेड काफी सामान मिलता है। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड सील्स यूज करी जाती थी, जो कि इस ट्रेड को रेगुलेट करने में काफी हेल्प करती थी। सील्स क्या होती थी? बेसिकली आप सील्स तो देख ही चुके हैं वो पिक्चर में किस तरीके से होती है। ये क्या होता था, मान लीजिए एक पोटली है जिसमें सामान को भेजा जा रहा है, ठीक है। अब इस पोटली में मड लगाकर इसके ऊपर सील प्रेस कर दी जाती थी, ताकि अगर जब ये सामान डिलीवर्ड हो गया है, तो अगर सील ब्रोकन है देन द जो भी प्रोडक्ट होगा इसके अंदर वो थोड़ा फैब्रिकेटेड या तो किसी ने छेड़ा होगा, सो दैट उसकी श्योरिटी उसकी सेफ्टी मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे सील्स का यूज करते थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स ये भी बताते हैं कि मेसोपोटामिया में भी काफी ट्रेड होता था विद हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ पे इनकी जो स्ट्रैटेजीज थी वो थ्राइविंग, बेसिकली जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था उसको काफी थ्राइव कर रही थी। साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को भी ये लोग बढ़ा रहे थे, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और हड़प्पन क्राफ्टमैनशिप दोनों को ही ये जो रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट है दोनों को सपोर्ट कर रही थी। Moving on to your third question, which is problems in understanding the Harappan religion. Okay, discussing the difficulties faced by archaeologists in restructuring the Harappan religious practices. अब ये जो हड़प्पन रिलीजन था ये काफी लिमिटेड था, हमें इसके बारे में इतना एविडेंस नहीं मिला है। रीजन भी कि हड़प्पन जो स्क्रिप्ट थी वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, मतलब इसको अभी तक हमने पढ़ने लायक नहीं बनाया है। ठीक है, ये काफी अभी भी अननोन है, इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है। सो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि लोगों के उस टाइम पे क्या बिलीव्स हुआ करते थे। यहाँ पे क्लियर टेम्पल्स या रिलीजियस टेक्स्ट भी हमें नहीं मिले हैं जिससे हमें पता चले कि लोग किसी रिलीजन को पर्टिकुलरली यहाँ पे फॉलो करते थे। सील्स जैसे कि जो पशुपति सील है, ये काफी इंटरप्रिटेशंस अपने आप में रखती है, इसकी कोई एक सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं है। अदर देन दैट जो फीमेल फिगराइंस हमें मिली है मदर गॉडेस की, ये अभी भी डिबेटेबल है, लोग अभी भी सर्टेन नहीं है कि इसका एग्जैक्टली क्या पर्पस रहा होगा उस टाइम पे। ग्रेट बात अगेन, ग्रेट बात को कोई बोलता है कि ये रिचुअल प्लानिंग के लिए यूज होता था, कुछ बोलते हैं यहाँ पे डिबेट्स या फिर यहाँ पे जजमेंट्स जो हुआ करती थी, पब्लिक गैदरिंग्स होती थी। ठीक है, सो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस या फिर हमें डिबेट देखने को मिलती है इन चीज़ों को लेके। इसके बाद जो प्रीस्टली क्लास थी वो भी यहाँ पे आइडेंटिफाइड नहीं है, रिलीजियस सिंबल्स भी नहीं है बिकॉज ऑफ लैक रिटन एक्सप्लेनेशन, कोई भी रिटन एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से। और आर्कियोलॉजिस्ट मोस्टली यहाँ पे मटेरियल रिमेन्स पे रिलाई करते हैं ताकि हम इस पीरियड के बारे में जान सके। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को तो ज़रूर इंक्लूड करिएगा आप, ये फर्स्ट 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो हड़प्पन रिलीजन इज लार्जली स्टिल स्पेक्यूलेटिव, हम स्पेक्यूलेट कर सकते हैं, हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इसके लिए। सो योर नेक्स्ट चैप्टर इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। फॉर दिस चैप्टर हम यहाँ पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, और ये पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की मेन फीचर्स क्या है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी स्कोरिंग है अगर आप अच्छे से लिखना जानते हैं तो। मौर्यन एम्पायर जो था काफी सेंट्रलाइज था, ठीक है। इसके अलावा जो किंग था उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, जिसके साथ ही साथ उसे उसके मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे। ये एम्पायर जो था दो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, एक प्रिंसेस गवर्न्स करते थे और दूसरा अमात्यास जो कि लॉ, रिवेन्यू और ट्रेड को तीनों को ही हैंडल करते थे। लॉ, रिवेन्यू एंड ट्रेड तीनों को यहाँ पे वो मैनेज किया करते थे। एक काफी वास्ट एस्पिनाज सिस्टम या स्पाई सिस्टम आप बोल सकते हैं, जिसको ऑफिशियल्स और पब्लिक लाइफ को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था। लैंड रेवेन्यू को यहाँ पे भाग बोलते थे, जो कि मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था या फिर ट्रेजर होता था। आर्मी यहाँ पे इन्फैंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स को इंक्लूड करके मेंटेन करी जाती थी। जस्टिस काफी स्ट्रिक्ट था इस सिस्टम के अंदर, और साथ ही साथ जो
अशोका के अंडर पॉलिसी थी धामा की, उसने मॉरल गवर्नेंस गवर्नेंस को काफी ज्यादा प्रमोट किया है, इंट्रोड्यूस भी किया है एंड प्रमोट भी करा है। ये पॉइंट्स अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। एंड कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था और स्टेबिलिटी और कंट्रोल को ये प्रमोट करता था या फिर शेप करने में हेल्प करी है, स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव the inscriptions importance and limitations. Assess the importance and limitations of the inscriptions as a source of ancient Indian history. अभी inscriptions काफी important historical sources हैं। ये हमें first hand contemporary evidence देते हैं रूलर्स और पॉलिसीज के बारे में, और अशोकन इंस्क्रिप्शंस हमें धामा और उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सबसे ज्यादा बताते हैं। हाउएवर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हमारे डैमेज्ड है, ये लिमिटेशंस है उनकी, और साथ ही साथ डैमेज के साथ साथ काफी इंस्क्रिप्शंस इनकम्प्लीट भी है। ये जो इंस्क्रिप्शंस होती है ये कभी कभी काफी ज्यादा बायस्ड भी रहती है टूवर्ड्स द रूलर्स, ड्यू टू विच हमें इसे क्रिटिकली पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस में हमें कॉमन लोगों की लाइफ देखने को काफ़ी कम मिलती है, मतलब जो कॉमन पीपल लाइफ है या फिर कॉमन व्यू पॉइंट है, ये एक ऐसे भाग ऑफ सोसाइटी या फिर ऐसे क्लास ऑफ सोसाइटी के थ्रू लिखी जाती है जो कि अपर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। सो हम नॉर्मल डे टू डे चीज़ों को काफ़ी यहाँ पे जान नहीं पाते। सो इंस्क्रिप्शंस वैल्यूएबल हैं, बट इन्हें केयरफुली यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू योर थर्ड चैप्टर, थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में, उनकी जो मेन टीचिंग्स थी उनके बारे में। सो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स जो है वो मेनली फोकस थी कि ह्यूमन सफरिंग को कैसे हम एंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ आर डिज़ायर्स, उन चीज़ों को हम कैसे एंड कर सकते हैं, ये उनकी मेन टीचिंग्स थी। सो उन्होंने ये बताया कि लाइफ जो है वो पूरी दुख से भरी हुई है, दुख यहाँ पे मेंशन किया गया है, उससे भरी हुई है या फिर सफरिंग से भरी हुई है। और मेन जो रीजन है, मेन जो कॉज है इस दुख का, वो हमारी है डिजायर्स। बट ये खत्म हो सकती है, मतलब इट इज पॉसिबल टू एंड आर डिजायर एज वेल एज आर सफरिंग्स। सफरिंग्स कैन एंड बाय फॉलोइंग हिज एट फोल्ड पाथ। अब इसके साथ ही साथ इस एट फोल्ड पाथ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि राइट एक्शन, राइट थॉट, राइट लाइवलीहुड, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है। राइट एक्शन, पाथ एंड लाइवलीहुड। बुद्धा जो थे इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी रिजेक्ट किया है और ब्लाइंड रिचुअल्स को फॉलो करने से भी रिजेक्ट किया है। ये भी आप अपने आंसर में इंक्लूड करिएगा, दिस इज वन ऑफ हिज मेन टीचिंग्स। अलोंग अदर देन दैट ही हैज फॉलोड द मिडिल पाथ, जो कि एक्सट्रीम चीज़ों को अवॉइड करता है और फोकस करता है कंपैशन और नॉन वायलेंस पे। अदर देन दैट यहाँ पे उन्होंने अपने संघ बनाए थे, मतलब अपने ग्रुप्स बनाए थे, या फिर एसोसिएशंस बनाए थे, जिसके थ्रू इन्होंने अपनी टीचिंग्स को क्या किया है, स्प्रेड किया है, प्रोपोगेट किया है। ठीक है, इनके आइडियाज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इंडियन सोसाइटी को लेके, उसी को मिडल में रखते हुए इन्होंने अपने आइडियाज़ को शेप किया है। और कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि बुद्धा के आइडियाज़ जो थे वो एथिकल थॉट को प्रमोट करते थे और इंडियन रिलीजियस माइंडसेट को लेके शेप हुए थे। For our next question, we have the significance of Buddhist stupas. So discuss the significance of stupas and Buddhist architecture. Stupas वो built, ये अब बनाए गए थे टू बेसिकली इम्पोर्टेंस फैलाने के लिए। उस टाइम पे जो बुद्धिज्म की इम्पोर्टेंस है उसको, उनकी रेलिक्स को, उनकी इंश्राइन्स को बेसिकली उसका एज अ सिंबल बनाया गया था टू प्रमोट बुद्धिज्म। अब ये प्लेसेस बन गई धीरे धीरे, सो पीपल कुड गो देयर फॉर वर्शिप एंड पिलग्रिमेज। स्तूपास जैसे कि जो सांची में है उनको डेकोरेट किया गया था गेटवेज के साथ, स्कल्पचर्स के साथ, जटाका टेल्स को दिखाते हुए। जटाका टेल्स अगर आपको नहीं पता है, सो बेसिकली दे आर बुद्धा's rebirth stories which shows that
which shows that how he was born in a new form every lifetime, और वहां से उनको क्या सीख मिलती है, क्या वैल्यूज मिलती है, उनको जटाका टेल्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। सो यहाँ पे उन्होंने डेकोरेट किया है स्कल्पचर्स और गेटवेज को। साथ ही साथ मर्चेंट्स एंड किंग्स यहाँ पे बेसिकली डोनेट करते थे इस कंस्ट्रक्शन के अंदर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ने हेल्प किया है इस बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, ताकि वो विजुअली और इलिटरेट के अमंग और ज़्यादा फैल सके। क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे इलिटरेट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है बिकॉज बुद्धिज्म एंड जो था वो काफ़ी ऐसा रिलीजन था जो कि कॉमन लोगों के लिए बना है। बिकॉज उस टाइम पे जो वैदिक पुराण या फिर जो वेद होते थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, ड्यू टू विच उसे नॉर्मल लोगों के लिए पढ़ना या फिर नॉर्मल पीपल को एक्सेसिबल होना काफ़ी डिफिकल्ट था। और ये बुद्धिज्म को प्रमोट करना चाहते थे अक्रॉस रीजन्स, और ये सिंबलाइज भी करते थे बुद्धास प्रेजेंस, मतलब दैट बुद्धा इज एवरीवेयर। ओके, एंड दस जो स्तूपास है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। सो फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, हमारा पहला क्वेश्चन डिस्कस करता है कि पैट्रोनेज ने किस तरीके से पैट्रोनेज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूलर्स एंड पैट्रन्स इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अभी बुद्धिज्म काफी स्प्रेड हुआ है ड्यू टू द रॉयल एंड पॉपुलर पैट्रोनेज। ओके, अब यहाँ पे रॉयल और रॉयल साथ ही साथ पॉपुलर लोगों ने काफी यहाँ पे पैट्रोनेज या फिर डोनेशंस दी हैं। अशोका वॉज द फर्स्ट पर्सन और वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु प्रमोटेड बुद्धिज्म थ्रू हिज एडिक्ट्स। एडिक्ट्स बेसिकली इन्होंने जो पिलर्स बनाए थे उन पे इंस्क्रिप्शंस करवाई थी ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग्स। साथ ही साथ अशोक सपोर्टेड बुद्धिज्म थ्रू इंस्क्रिप्शंस एंड मिशनरीज टू। स्तूपास जो थे और मोनेस्ट्रीज जो थी वो अक्रॉस इंडिया बनाई गई थी, ताकि बुद्धिज्म को जल्दी से जल्दी या फिर जितना हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड किया जाए। मर्चेंट्स और गिल्ड्स डोनेट करते थे यहाँ पे पैसे। मर्चेंट्स एंड गिल्ड्स, बेसिकली गिल्ड्स वो होते हैं, मर्चेंट्स ग्रुप्स को हम गिल्ड्स बोलते हैं। इन दोनों ने ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंड किया है फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। और मोनेस्ट्रीज सेंटर ऑफ लर्निंग भी बन गई थी विद कल्चर। सो यहाँ से मोनेस्ट्रीज एज वेल एज एक एजुकेशनल सिंबोलिज्म भी लेके निकलती है। और क्वींस जैसे कि बेगम्स ऑफ भोपाल, इन्होंने काफ़ी सारी साइट्स को, स्पेशली द स्तूप ऑफ सांची, उसको काफ़ी प्रिजर्व करने में हेल्प किया है। मोनेस्ट्रीज लर्निंग सेंटर्स बन गई थी अगेन, एंड इवन लेटर रूलर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इसको प्रिजर्व करने में हेल्प किया है, और रॉयल पैट्रोनेज की वजह से ही इसका जो सर्वाइवल है वो इंश्योर हुआ है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि पैट्रोनेज हेल्प बुद्धिज्म फ्लरिश फॉर सेंचुरीज as well as it survived for centuries. For your next question, we'll learn of how Buddhism appealed to common people, कि किस तरीके से बुद्धिज्म कॉमन पीपल के लिए काफी ज्यादा एक्सेसिबल और सिंपल था। सो पहला पॉइंट, बुद्धिज्म ने अपने लार्ज फॉलोअर्स, उस टाइम पे काफी ज्यादा फॉलोअर्स अट्रैक्ट कर लिए थे। पहला रीजन भी, इन लोगों ने कास्ट डिस्टिंक्शंस को रिजेक्ट किया है और कॉस्टली रिचुअल्स, सिंपल टीचिंग्स पे ये फोकस करते थे और कॉस्टली रिचुअल्स को भी काफी ज्यादा रिजेक्ट करते थे, पूरी तरीके से रिजेक्ट करते थे। टीचिंग्स जो थी वो लोकल लैंग्वेजेस में दी जाती थी, जिसकी वजह से लोगों के लिए उन्हें समझना, उन पे अमन करना काफी ज्यादा इजी था। एंड द संघ वॉज ओपन टू ऑल, लाइक जो यहाँ पे संघ या फिर एसोसिएशंस बनाई गई थी वो किसी के लिए भी क्लोज नहीं थी, किसी अपर सेक्शन के लिए क्लोज्ड हो या फिर किसी लोअर सेक्शन के लिए क्लोज्ड हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इट वॉज ओपन टू ऑल, और कोई भी कॉस्टली चीज यहाँ पे नहीं करी जाती थी। सो इट वुड बी अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव फॉर कॉमन पीपल। साथ ही साथ इसे ट्रेडर्स और आर्टिशंस काफी सपोर्ट करते थे, पीजेंट्स काफी सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से बुद्धिज्म को बहुत लार्ज नंबर के लोगों ने एम्ब्रेस किया है। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि बुद्धिज्म बिकेम अ मास रिलीजन ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस इज व्हेन इट इज अवेलेबल टू ऑल और इट टॉक्स अबाउट एवरीवन, includes everyone.
For the last question, we'll discuss the importance of art and architecture in understanding the early Indian religions. So आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं समझने में रिलीजन के बारे में. एंड स्तूपास, केव्स, स्कल्पचर्स, ये बिलीफ्स को डिपिक्ट करते हैं जो उस टाइम पे लोग फॉलो कर रहे थे. ये विजुअल सिंबल्स हैं जिसके थ्रू हम उस टाइम के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को समझ सकते हैं. तो स्तूपास, केव्स एंड स्कल्पचर नरेट स्टोरीज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सिंबोलिज्म बताते हैं उस टाइम का. साथ ही साथ ये पैट्रोनेज का पैटर्न और रिलीजियस के स्टाइल भी बताते हैं. रीजनल स्टाइल्स जो होते हैं वो भी बताते हैं कि किस तरीके से एक ही रिलीजन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम फॉलो होता हुआ देख सकते हैं. जैसे कि अल्वर्स और नयनार्स जो है वो इसका एक मेजर एग्जाम्पल है जो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल. दे ऑल्सो हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस. ये उस टाइम के रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट या फिर दोबारा से हमें करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं, समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं और सप्लीमेंट करते हैं हमें लिटरेरी रिसोर्सेज का. लिटरेरी रिसोर्सेज यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड्स की बात हो रही है जो कि ना होने की वजह से हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं ताकि हमें उस टाइम के बारे में और ज़्यादा, हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा पता चल सके. कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली रिलीजन्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है डीपन करने में एंड समझने में. अगर आप ये 10 क्वेश्चंस को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं, आई कैन गारंटी यू कैन राइट गुड आंसर्स इन योर एग्जाम. एंड अगर आपको पार्ट 2 चाहिए विद चैप्टर्स 5 to 8 या फिर मैप बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो. एंड थैंक यू.